हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया में। मैं आपका होस्ट और दोस्त दयाराम गुर्जर तिगरिया। मैं आपकी मदद करूंगा आपके उस अंग्रेजी के डर को दूर भगाने में, जो बचपन से लेकर आज कंपटीशन के एग्जाम्स तक आपको सिलेक्शन से दूर रखे हुए है। ये इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज़ में हम लोग इंग्लिश का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा आज हम लोग क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। एलडीसी जैसी भर्तियां भी आगे आने वाली हैं, इसलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा कि हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्या। हम लोग ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें पढ़ना क्या है, हमें किस टॉपिक से शुरुआत करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स। ये टॉपिक हम आज ही शुरू कर लेंगे और उसके बाद में हम धीरे धीरे बढ़ते हुए टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, उसके बाद वॉइस जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें डायरेक्ट जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नरेशन जो अपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे सवाल आपके एलडीसी, सीईटी और रीट भर्ती परीक्षा में जो अंग्रेजी की जो आते हैं क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं कि नरेशन जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, और इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इसमें से भी आते हैं। इसके अलावा और जो आगे जब हम बढ़ते हैं इंग्लिश में, तो हमारे पास प्रपोजिशंस एंड मॉडल्स, उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कनेक्टिव एंड कंजक्शंस और वोकेबलरी, जो आपको एसएससी तक की एग्जाम्स में भी देखने को मिलती है, वो भी हम इस जीरो टू हीरो सीरीज में कवर करेंगे। और लास्ट में ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, जो हमारी प्रशासनिक शब्दावली है, वो भी हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें 4-5 क्वेश्चन ही तो आते हैं इंग्लिश के, इनको छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं और वहाँ पे हमारे नंबर रह जाते हैं कम, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पहली क्लास में जब हमने एबीसीडी पढ़ी थी, तब से लेकर और आज 12वीं या फिर उसके बाद जो भी डिग्री की है आपने, तब तक अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना टाइम इंग्लिश को दे दिया है कि अगर आज हम इसे छोड़ देते हैं तो फिर ये उस इंग्लिश को दिए हुए टाइम के साथ बेईमानी होगी। इसलिए मेरी मानो तो सिर्फ एक बार आप दोबारा से इस बात पर विचार करिए कि आप लोग उन 5 क्वेश्चंस को छोड़ना प्रेफ़र करेंगे जिनके लिए आपने पूरी ज़िंदगी में बहुत सारा टाइम दे रखा है, या फिर आप एक बार फिर से मेरे साथ जुड़कर और ये जो टॉपिक जो ज़ीरो से शुरू करके हम लोग बिल्कुल एंड तक लेके जाएँगे, एडवांस ग्रामर तक लेके जाएँगे, उसमें अगर आप जुड़ जाते हैं और उससे जुड़कर आप दोबारा से सिलेक्शन की होड़ में आ जाते हैं, तो आप वो करना चाहेंगे या फिर उसे बिल्कुल छोड़ना चाहेंगे? तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें और हम लोग शुरू से शुरू करके और ऊपर तक जो एडवांस लेवल की ग्रामर है, वहाँ तक चलें। अच्छा, मेरे साथ ही क्यों पढ़ना है आपको ये चीज़? तो ये चीज़ मेरे साथ पढ़ने का काम ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जो सिलेक्शन है वो भी इंग्लिश टीचर के रूप में हुआ है और मेरी जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो मेरी पूरी स्कूल टाइम की रही है, वो भी इंग्लिश ही है। इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको इंग्लिश में कहाँ पे समस्या आएगी और उस समस्या का समाधान मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम लोग इस इंग्लिश की जो बचपन से होने वाली जो कमी है उसको हम लोग बिल्कुल निकाल के दूर फेंक देंगे और हम अच्छे से अच्छे जो नंबर हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे इंग्लिश में। तो आज का जो हमारा टारगेट है, आज के हमारे जो लर्निंग्स गोल्स हैं, वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अभी तक मैंने आपको सिलेबस बताया कि हम लोग क्या-क्या टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, आगे की सीरीज़ में जो भी हमारे आगे वीडियोज़ आएँगे उनमें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं, वो कौन-सा है। तो आज हम लोग डिटरमाइनर्स से शुरू करेंगे कि डिटरमाइनर्स आखिर होते क्या हैं? डिटरमाइनर्स क्या चीज़ है? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या चीज़ है? फिर उसके बाद एक मास्टर साउंड ट्रिक होती है हमारी, उसके बारे में हम बताएँगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिटरमाइनर्स होते क्या हैं? जो डिटरमाइनर्स है उनकी भूमिका क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास शब्द निकल कर आता है डिटरमाइनर्स।
ये डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई और फिक्स ए नाउन, यानी कि डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले आकर और उसे निश्चितता प्रदान करते हैं, उसे निश्चित करते हैं, यानी कि उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं कि वो संज्ञा किस स्थिति में है। जैसे कि यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ए बॉय, यानी कि हमें पहचान हो गई हमारे पास कि एक लड़का, तो बॉय के आगे ए लगा हुआ है, इससे हमें क्लियर हो गया कि एक लड़के की बात हो रही है। द सन, यहां पर निश्चित होकर दिया है कि सन के आगे द लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक है। उसके बाद पेन के आगे जो माई शब्द लगा हुआ है, ये एक डिटरमाइनर है और ये क्लियर कर रहा है कि पजेशन, यानी कि इस पेन पर अधिकार मेरा है। माई पेन यानी कि मेरा पेन। तो इसका मतलब ये सारे शब्द जो आगे आ रहे हैं, ए, दा और माई, ये सारे शब्द डिटरमाइनर्स हैं और ये सारे शब्द किसी भी संज्ञा के आगे लगकर उसकी स्थिति को क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉय के आगे ए लगा हुआ है, सन के आगे दा लगा हुआ है और पेन के आगे माई लगा हुआ है। तो पेन के आगे माई लगा हुआ होने से हमें क्लियर हो जाता है कि ये पेन मेरा है, इस पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस चीज को क्लियर कर रहा है माई, और ये एक डिटरमाइनर्स का ही प्रकार है। तो डिटरमाइनर्स के बारे में जानकारी लेने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि डिटरमाइनर्स के क्या क्या प्रकार होते हैं और डिटरमाइनर्स में आगे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। डिटरमाइनर्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास आर्टिकल। आर्टिकल हम लोग तीसरी चौथी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारे बार आर्टिकल पढ़ रखा है, लेकिन आज भी जब कंपटीशन एग्जाम्स में बैठते हैं और आर्टिकल का प्रश्न आता है तो सबसे पहले जो गलत होने वाला प्रश्न होता है वो भी आर्टिकल वाला ही होता है। क्योंकि हम लोग रहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमें तो आर्टिकल आते हैं, हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी से पूछा नहीं, बस हो गया हमारा आर्टिकल सही। ऐसा नहीं है। आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि अनिश्चित वाचक आर्टिकल। इन आर्टिकल्स में ए और एन होते हैं। ये अनिश्चित काउंटेबल संज्ञा के सामने प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग नॉन स्पेसिफिक और जनरल थिंग्स के लिए किया जाता है। अर्थात जो आर्टिकल ए और एन हैं, इनका प्रयोग हमारे लिए अनिश्चित या फिर किसी भी साधारण चीजों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। साधारण चीजें कैसे? जैसे कि आई सा ए डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। मैंने एक डॉक्टर को देखा, तो वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, यानी कि उस टेबल पर कोई पेन रखा हुआ है, तो कोई भी पेन हो सकता है, लाल नीला पीला कैसा भी। तो किसी भी अनिश्चित या फिर साधारण चीज की जब हम बात करेंगे तब हमारे सामने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। अच्छा, दूसरा प्रकार कौन सा हुआ हमारे सामने? तो दूसरा आया हमारे सामने डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित वाचक जो आर्टिकल है वो होता है दा। निश्चित वाचक आर्टिकल दा का जो प्रयोग है वो इस प्रकार है कि इसका प्रयोग निश्चित, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स, यानी कि जब हम किसी निश्चित खास चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पर दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई सा द डॉक्टर, आई सा द डॉक्टर, यहां पर देखिए ए डॉक्टर यानी कि कोई भी डॉक्टर हो सकता है, और यहां पर हमने लगाया द डॉक्टर, यानी कि यह वही डॉक्टर है जिससे मैं पहले मिल चुका हूं। दा का प्रयोग हमें निश्चित और जानकार संज्ञा के सामने करते हैं। यह तो हुआ एक जनरल ओवरव्यू। अब हम शुरू करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का मुख्य रूप से प्रयोग क्या होता है। एक सबसे बड़ी समस्या हमारी यहां पर यह आती है कि हम लोगों को बचपन में बता दिया गया कि जहां कहीं भी ए, ई, आई, ओ, यू ये शब्द दिखाई दें वहां पर हम लोग लगा देंगे एन। ये बात सही है?
हम लोगों को सब ये बचपन से ही बताते आ रहे हैं कि जहां कहीं भी ए ई आई ओ यू दिखाई दे उस संज्ञा के आगे लगा दो आप एन। ये 90% केसों में बिल्कुल सही तुक्का लग जाता है आपका। लेकिन समस्या ये है कि ये 90% क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 10% क्वेश्चन जहां पर ये वाला नियम कभी नहीं लगेगा। ए ई आई ओ यू इसको कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी है। यहां पर क्या चीज इस्तेमाल करनी है हमें, तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक गोल्डन रूल जिसमें हमें हिंदी के साउंड्स को देखना है। सर हम तो अंग्रेजी पढ़ रहे थे, अब ये हिंदी के साउंड को क्यों देखना शुरू करेंगे हम? तो ध्यान दो, हिंदी के साउंड से मेरा मतलब ये है कि जो उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि पी ई एन, इस पेन को हम वैसे तो बोलेंगे हिंदी में कलम, तो इसकी हिंदी तो हुई कलम, लेकिन इसका जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो होता है पेन। पेन इसका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है। तो इस प्रोनाउंसिएशन में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है पे। इस पहले वर्ड को हमें पहचानना है और इस पहले वर्ड के आधार पर ही ए और एन का प्रयोग होता है। कैसे होगा? अगर ये पहला वर्ड किसी भी नाउन का आ जाता है वोवेल साउंड, यानी कि स्वर की संज्ञा, यानी कि स्वर की जो आवाज है वो इस पहले शब्द से आ जाती है, पहले अक्षर की आ जाती है, तो हम लगाएंगे वहां पर एन का प्रयोग। क्या लगा देंगे हम? एन लगा देंगे साहब। और अगर ये आई हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि व्यंजन की ध्वनि आ गई हमारे पास, क ख ग से लेकर ग ज्ञानी तक अगर कोई भी व्यंजन की ध्वनि आ गई तो हम लगाएंगे वहां पर ए। कैसे सर? ये कैसे होगा? हमें आवाज पर ध्यान देना है। आवाज पर कैसे ध्यान देंगे? हम आवाज पे ध्यान ऐसे देंगे कि टेबल, TABLE, ये जो टेबल है इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? टे टमाटर आ रहा है सर। तो टे टमाटर आ रहा है तो फिर ये टे टमाटर स्वर हुआ या व्यंजन हुआ? व्यंजन हुआ। क ख ग से लेकर ग ज्ञानी के बीच में आ रहा है, तो इसके आगे ए लगेगा या एन लगेगा? तो सर ए लगेगा। ए टेबल आएगा इसके आगे। ये हो गई हमारी ए और एन की। तो सर ऐसा तो फिर इसमें वो भी बात आपकी सही हो रही है कि ए ई आई ओ यू हो गई, तो वो भी तो बात इसमें सही हो रही है कि टी आ रहा है तो उसमें मैं ए लगा दूंगा। वो भी मैं बताता हूं आपको कि वो कहां पर गलत होगी आपकी बात। कुछ प्रैक्टिस के लिए हम एक बार साउंड्स देखते हैं, उनकी आवाजें चेक करते हैं। देखो, एन एप्पल, APPLE एप्पल, यानी कि सेब। तो एप्पल में इसमें जो स्वर, जो इसकी साउंड आ रही है वो आ रही है एप्पल, और ये साउंड स्वर है, स्वर साउंड है, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया? एन लगा दिया। अगला भी हमारे पास ऑरेंज है, तो ओ की आवाज आ रही है, इसलिए हमने यहां भी एन लगा दिया। अगला हमारे पास एन ऑनेस्ट मैन, यहां पर आकर आपका वो जो AEIOU वाला नियम था वो फेल हो जाता है। कैसे? कि अगर हम AEIOU के हिसाब से देखें तो यहां पर आना चाहिए था ए, लेकिन यहां पे आएगा एन। क्यों आएगा? क्योंकि ऑनेस्ट को जब हम बोलेंगे, ऑनेस्ट का जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन निकल के आता है वो आता है ओ से शुरू होने वाला, और ओ हमारे पास जब शुरुआती ध्वनि आएगी तो जो मैंने नियम बताया था कि आवाज पे हमें को ध्यान देना है, उस आवाज पे ध्यान देने के हिसाब से ये ओ की ध्वनि के आगे हमें एन का प्रयोग करना है, तो एन आएगा इसके सामने। ऐसे ही सेम चीज यहां भी है। आवर, अगर आपके AEIOU वाले नियम से चलें तो यहां पर भी ए आना चाहिए था। जब हम कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो यही आवाज तो हमारे लिए 1 नंबर लेके जाती है। 1 नंबर लेके तो गई, साथ में नेगेटिव मार्किंग का 0.33 और ले गई। तो वो एक क्वेश्चन जो हमने गलत किया उसके साथ में हमारे सही वाला और चला गया। तो ये आवाज ही हमें ले बैठती है, इसलिए इस पे ध्यान जरूर देना है। आवर में आ की जो आवाज आई
उसके हिसाब से हमने एन लगा दिया। ए नहीं आएगा, AEIOU वाला नियम बिल्कुल फेल हो जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में जाने के बाद। वो हमारे तीसरी, चौथी, पांचवी बोर्ड तक के लिए ठीक है। आगे देखो, NMLA, यहां पे साहब बोलते हुए आएंगे नहीं सर एम आ रहा है, एम के हिसाब से तो ए लगाएंगे हम। नहीं लगा सकते, क्योंकि नियम आवाज का है, उस आवाज के हिसाब से हमें एन लगाना ही पड़ेगा। वो AEIO वाला नियम सिर्फ हम दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को बेसिक चीजें सिखाने के लिए एक ट्रिक के रूप में यूज करते हैं, और उसी को आप लोग कंपटीशन एग्जाम में भी यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश तो छोड़ दी सर, इंग्लिश तो हमने पढ़ी नहीं सर, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन तो हम वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं। पूरी जिंदगी इंग्लिश कंपटीशन में आ रही है और पूरी जिंदगी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन में उनको छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ए का ध्वनि कैसे आएगी, ए की आवाज कैसे आएगी, व्यंजन की ध्वनि कैसे आती है। ए बॉय, बे बकरी है, ध्वनि आ गई व्यंजन की, आगे लगा दिया ए। ऐसे ही जो नियम अभी बता रहे थे AEIO वाला, AEIOU वाले नियम के हिसाब से तो यू आ गया, यहाँ पे लगा देते हैं एन। नहीं लगा सकते, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग ये की ध्वनि ले रहे हैं। ये जो पहली शुरुआती ध्वनि आ रही है वो ये यज्ञ की आ रही है, जो कि व्यंजन है। उस व्यंजन की ध्वनि के आधार पर यहां पर ए का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए हमारे लिए जो AEIO वाला नियम है वो बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारा ए और एन को पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही नियम है, और वो एक नियम ये है कि जहां कहीं भी स्वर की साउंड आएगी वहां तो हम लगाएंगे एन, और जहां कहीं भी व्यंजन की ध्वनि आएगी वहां लगाएंगे ए। वन आइड मैन, वन वेब, वकील की ध्वनि आ रही है, ए लगा दिया। ए यूरोपियन, ई से शुरू होने वाला शब्द है, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया आवाज पे तो लगा दोगे ए एन, लेकिन यूरोपियन में ये से शुरू होने वाली ध्वनि है, इसलिए यहां पर ए आया है। यूनियन में भी ये की ध्वनि आ गई, इसलिए यहां पर ए आया है। चलिए, अच्छी बात है साहब, और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ कंफ्यूजन वाले शब्द देखते हैं। वो कंफ्यूजन वाले शब्द जो आपको बहुत सारी एग्जाम्स में पहले भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे, और उनमें हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी आवाज कैसी आ रही है। AEIO वाली नियम को लगाएं या फिर क्या लगाएं, इसमें हम ए लगाएं या एन लगाएं। इसके लिए हमारे पास आवाज को पकड़ने का एक सीधा तरीका यह है कि हम उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला, बचपन में कई बार इस मीनिंग को बोलते हुए अटके होंगे आप, और अब बड़े होकर आर्टिकल वाले प्रश्न में इसी शब्द के आगे फिर अटक जाते हो। अम्ब्रेला में जब हम इसको बचपन से बोलते आ रहे हैं तब ऐसे शुरू होता है ये शब्द, ये से शब्द नहीं शुरू हो रहा है, ये ए अनार से शुरू होता है, ये अम्ब्रेला बोलते हैं हम इसको। अब अम्ब्रेला बोलते हैं इसीलिए इसमें आएगा एन। ऐसे ही एक और शब्द है यूनिवर्सिटी, ये से शुरू होता है ये, और कॉन्सोनेंट की ध्वनि देता है, इसलिए इसके आगे ए आएगा। हॉर्स में है से शुरू होने वाला है, इसलिए ए आएगा। हॉर्स को देखते ही हम इसको ऑनेस्ट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट। इसमें एच साइलेंट रहता है, ये साइलेंट है ये एच। अब ये साइलेंट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट बोलते हैं इसलिए ओ की ध्वनि आती है इसमें। ओ की ध्वनि आने के कारण इसके आगे एन का प्रयोग करते हैं हम। ये जो कोष्टक में लिखे हुए हैं वो एक्चुअल में आगे आते हैं, हम लोगों ने बस समझाने के लिए इधर लिख दिए। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम काम करता है ए और एन को पढ़ने के टाइम पे, और वो ये है कि हमारे पास जो उस शब्द की, उस नाउन की शुरुआती ध्वनि जो आ रही है उसी के आधार पर ए और एन का प्रयोग करेंगे। और वो शुरुआती ध्वनि अगर हमारी आई स्वर ध्वनि, अगर स्वर की ध्वनि आ रही है इसका मतलब एन का प्रयोग होगा, और अगर व्यंजन की ध्वनि आ रही है इसका मतलब ए का प्रयोग होगा। चलिए साहब, आगे चलते हैं।
अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वो वाले क्वेश्चन जो हमारी पिछली कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं। कौन कौन सी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए चेक कर रहे हैं हम, जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं। पहला तो एलडीसी के लिए, उसके बाद सीईटी के लिए, और उसके बाद रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीएसटीसी, 8वीं परीक्षा, 10वीं परीक्षा, 12वीं परीक्षा, इन सब में ये सारे प्रश्न मिलेंगे। उन सब में आए हुए प्रश्नों को एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, कॉपर इज खालिस्तान यूजफुल मेटल। ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। कौन कौन से शब्द हैं, ए, एन, द या नो आर्टिकल। यानी ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्योंकि हमने इस क्लास में सिर्फ ए और एन पढ़ा है और आगे की क्लासों में द और नो आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसलिए दो ये जो हैं शब्द, ये तो आपके लिए आज निल हो गए। बचा आपके पास ए और एन। अब ए और एन में से हमें देखना है इस शब्द की शुरुआती ध्वनि। शुरुआती ध्वनि देखो तो इसको हम बोल रहे हैं यूजफुल। क्या बोल रहे हैं हम इसको, यूजफुल। यूजफुल जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसकी जो पहली ध्वनि आ रही है, पहली जो आवाज आ रही है, वो ये यज्ञ की आ रही है। इसकी ये यज्ञ की। अब इस ये यज्ञ की ध्वनि की वजह से, क्योंकि ये व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहां पर ए आएगा। ए सही हो गया हमारा। एलडीसी के एग्जाम का एक प्रश्न सही हो गया हमारा। आगे देखते हैं। ही इज खालिस्तान यूरोपियन। अभी अभी मैंने देखा था कि आप लोग AEIOU के हिसाब से चल रहे थे। अब AEIOU के हिसाब से चलेंगे तो आप इसमें तुरंत ही एन लगा देंगे, जबकि एन क्या है इसमें, गलत है। इसलिए हम लोग इसको इसकी शुरुआती ध्वनि के आधार पर देखेंगे। अब शुरुआती ध्वनि इसकी यूरोपियन आती है। क्या आती है, यूरोपियन। ये से शुरू होने वाली। अब ये से शुरू हो रही है तो सीधी सी बात है, ए आएगा। ए भरते ही हमारा क्वेश्चन सही हो गया। AEIOU के हिसाब से अगर आपने एन भर दिया तो आपका प्रश्न गलत हो गया। सीधी सी बात एक है कि हमें ए और एन का प्रयोग करते समय सिर्फ और सिर्फ आवाज पर ध्यान देना है। अगर वो आवाज आपकी स्वर आ रही है तो उस प्रश्न में आपको सीधा सीधा एन का प्रयोग कर देना है, और अगर वो आवाज आपकी व्यंजन की आ रही है तो उसके आगे ए का प्रयोग कर देना है। और कुछ एक दो क्वेश्चन है हमारे पास, वो देख लेते हैं। ही इज MA इन इंग्लिश। इसको हम एम बोलते हैं, तो ए की ध्वनि आ गई शुरुआत में। अब ए की ध्वनि आते ही इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे एन का प्रयोग कर देना है। एन का प्रयोग करते ये क्वेश्चन सही हो गया हमारा। ये हमारे आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आपको लगता है कि तीसरी चौथी में ये आर्टिकल आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है जिसमें आर्टिकल पूछा है, और यही गलती हो रही है हमसे। आई बॉट अम्ब्रेला यस्टरडे। सीईटी 2023 अभी जो एग्जाम हुई थी, जिसकी अभी तक वैलिडिटी चल रही है, दूसरी एग्जाम होने वाली है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें भी एक आर्टिकल का प्रश्न आया था और उसमें अम्ब्रेला आया था। वही पहली क्लास का अम्ब्रेला जिसको याद करने में हमारे छक्के छूट गए, वही अम्ब्रेला दोबारा से परेशान कर रहा है हमको। अब इस अम्ब्रेला में ए की ध्वनि आ रही है और ए की ध्वनि के हिसाब से एन सही हो गया हमारा। एन सही हो गया क्योंकि आवाज पकड़ ली हमने। AEIOU पकड़ी होती तो गलत हो जाता। उसमें भी सही हो रहा है, लेकिन वो नियम 90% सही है आपके 10वीं 12वीं क्लास तक के लिए। अगर आप कंपटीशन में पहुंच गए तो वो 90% गलत होगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए। आगे देखो, ये आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सी इज खालिस्तान अनटाइडी गर्ल। अब आप देखिए, आपको AEIOU के हिसाब से चलना है या फिर मेरे द्वारा बताई गई उस ट्रिक
आवाज़ के हिसाब से चलना है। ये हमारी जो पहली क्लास है जिसमें हमने डिटरमाइनर्स का टॉपिक शुरू किया और उसमें आर्टिकल हमने देखे कैसे चल रहे हैं। उस आर्टिकल का ए और एन वाला पार्ट जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो हमने यहाँ पर देख लिया अपना। ये हमारा क्लियर हो गया और इसके भी कुछ नियम हैं हमारे पास जो अभी और बाकी हैं, वो हम आगे वाली क्लासों में देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसमें आपको आंसर देने हैं इसके। अगली क्लासेस हमारी किस चीज़ के बारे में होंगी? वो होंगी हमें दा जो आर्टिकल है उसके अंदर तक जाना है कि वो कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है और उसमें जो गलतियाँ होती हैं वो मैं पहले बताऊँगा आपको। जैसे कि अभी मैंने बताई आपको ए और एन में जो गलती होती है ए-ई-आई-ओ वाली, वो मैं आपको बार-बार इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि वही बार-बार गलतियाँ आप हर परीक्षा में करते आ रहे हो और आप सोचते हो ये प्रश्न तो मेरा सही था, आंसर की मैं गलत दे दिया है। जबकि हमें आवाज़ पहचाननी है, ए-ई-आई-ओ-यू नहीं चलेगा। ऐसे ही दा के भी कुछ बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हमारे मिसकंसेप्शन बने हुए हैं कि ये इस तरह से होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ सही है अगली क्लास में। इसके अलावा हम जीरो आर्टिकल कहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है ये भी बताना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मुंह हटा के हम कहीं भी आर्टिकल लगा देते, ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया की पहली वीडियो हुई। अब आगे की हमारी सीरीज में हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रामर के और टॉपिक्स हम कवर करते हैं। धन्यवाद।